नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं। पिछले 10 या 12 सालों में जो पीएटी की परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे पीसीएमबी विषय के अंदर एक जो आता है सब्जेक्ट फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो तो हम पढ़ ही लेते हैं। पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? द मास ऑफ मैन, आदमी का वजन कितना है? 72 किलो। अगर हिंदी में देखोगे तो द्रव्यमान कितना है? 72 किलो। और आदमी कहाँ पर है? तो आदमी जो है कहीं नहीं है। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर है, अर्थ पर। आदमी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर है। अब वो आदमी जो चले गया है वो कहाँ चलेगा? चांद पर, मामा घर। तो पूछा कि मामा घर जाएगा। द मास ऑफ मैन एट मून, मास ऑफ मैन एट मून, है ना, चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा। तो प्यारी बात, न्यारी बात, क्या बात है? बात यह है कि मास, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान, वह प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, खाने से चेंज होता है। पार्टी वार्टी करो बढ़िया, बढ़ते चले जाएगा। तो मास चेंज होता है कब? जब आप खाओ पियोगे। जगह बदलने से मास चेंज नहीं होता। तो मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्लेस। तो घर में भी 72 का था, मामा के घर भी 72, मतलब अर्थ पर भी, पृथ्वी पर भी 72 किलो का, और मून पर, कहाँ पर? मून पर, चंद्रमा पर भी कितने का? 72 का। इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? 72 kg। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बताता हूँ। अगर मुझसे वेट पूछ लेता, वेट मतलब भार, वेट मतलब भार, भार की कहानी अगर मुझसे पूछता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट ऑन मून, चंद्रमा पर भार, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो उसका वेट अर्थ पर कितना था? तो m इंटू जी डिवाइडेड बाय 6। तो वेट ऑफ मून, मून पर कितना था? तो हमको कैलकुलेट करना है। 72 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, 12 बार कट गया। मून पर कितना हो गया? गलत बात। कौन सी बात? गलत। वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ, अगर इसको आप देखोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 120। पर ध्यान देना है कि अगर चंद्रमा पर वजन ज़्यादा आ जाए तो आंसर क्या है? गलत। कुल मिलाकर मुझे आंसर क्या लाना है? छोटा। अब छोटा आंसर कैसे लाते हैं? देखो, पहली बात तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? काटते हैं। तो वेट ऑफ अर्थ, वेट का फॉर्मूला आता है m इंटू जी। डब्ल्यू बराबर, m की वैल्यू कितनी दी है? 72, और g की वैल्यू 10। तो वेट कितना हो गया? 720। पर कहाँ पर? न्यूटन पर। ये कहाँ पर है? अर्थ पर। कहाँ पर? अर्थ पर। और अर्थ पर जो होगा उसका कितना लगाना है? 6। तो वेट ऑन मून, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो वेट ऑफ मून 720 डिवाइडेड बाय 6, 120। 120 क्या? न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना है। देखो, दो तरीके से सॉल्व करके बताया, ये पहला और इधर वाला दूसरा। पर बात तो वही है कि वेट कहाँ पर चेंज हो गया? मून से अर्थ पर। मून पर कितना निकला? 120, और अर्थ पर कितना था? 720। उसका डिवाइड कितना करा? 6 से। पर मास के केस में डिवाइड करने की ज़रूरत, तो मास क्या रहेगा? सेम। और इस क्वेश्चन में भी मुझसे मास मतलब क्या पूछा है? द्रव्यमान। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला क्या है? वायु में ध्वनि की चाल, है ना, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। देखो, और मुझसे आंसर काय में पूछा है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो मेरी बात ध्यान रखो, 332 मीटर पर सेकेंड हो
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो का वो लिखो 332 और इसको 18/5 18/5 से गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर काय में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। देखो 5 से, काय से 5 से, 5 से इसको कट किया, कितनी बार हुआ, 3 बार। 3 के बाद में तुम्हारे पास कितना बचा, 3 30 36। और फिर अगर तुम 332 इंटू 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा, उत्तर होगा किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में देखो 332 में 3 का गुणा करूं, 3 का गुणा करूं तो देखो ना, समझो बात को, समझो। क्या 1 पॉइंट आ सकता है, नहीं आ सकता। 11 आ सकता है, बोल नहीं। 332 में 3 का गुणा करूं तो 3 गुना तो आएगा। 119 आ सकता है, नहीं सर। 332 से तो क्या आएगा, बड़ा। और 332 से बड़ा कौन है, 1195। हल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम कर करके देखना, कर करके देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर तुम दोनों का मल्टीप्लाई गुणा करोगे तुमको मिलेगा 11952 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए। अगला सवाल, अगला सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, द टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो रहता है वो कम्युनिकेशन के काम में आता है। ये हमारी कौन है, अर्थ। ये कौन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऐसे दिन भर घूमते रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थायी उपग्रह। और भू स्थायी उपग्रह ही संचार का काम करता है, जिसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 24 आवर्स। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो कितनी देर में चक्कर लगाती है, 24 घंटे। तो मतलब अर्थ का टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह या भू स्थायी, इसी को क्या बोलते हैं, भू स्थायी। भू स्थायी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी। और जियो स्टेशनरी या भू स्थायी उपग्रह जो है उसी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह भी कहते हैं। और इन दोनों का अगर हम बात करें आवर्तकाल, तो पृथ्वी के आवर्तकाल 24 घंटे टाइम पीरियड के क्या होता है, बराबर। और इसकी अगर हम हाइट देखें तो हाइट होती है 36,000 किलोमीटर, जिसको हम लिखना चाहें तो 5.6 आर, पृथ्वी के त्रिज्या के 5.6 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, हो भाई, गतिज ऊर्जा अंग्रेजी में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, कितने से बढ़ गई, 0.1 से। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये गतिज ऊर्जा का लिखा परसेंट बराबर 0.1%। 1% से क्या बढ़ गई, गतिज ऊर्जा। किस में पूछा है, संवेग में। संवेग को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, मोमेंटम। क्या पढ़ा बेटा, मोमेंटम। जिंदगी में ध्यान रखना, बचपन से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv का वर्ग। परंतु बचपन के बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, अरे बचपन के बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो फार्मूला पड़ा p²/2m। ये भी गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये बचपन का और ये 55 का, ये है आपका नया सूत्र, जिसमें p क्या है, संवेग, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और जिनके अंदर चेंज 10% से कम आए, देखो भाई दुनिया की ट्रिक में देखें तो अगर संवेग में परिवर्तन आया और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन 0 पॉइंट क्या है, 1%, 10 से कम, तो ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ध्यान रखिएगा, वो बोलती है कि गतिज ऊर्जा के सामने परसेंटेज लगाओ और ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी, और संवेग के सामने भी परसेंटेज लगाओ। अब ये क्या हो गया, 0.1, ये लिखा 0.1, यहाँ पर क्या लिखा 2 और डेल्टा p%। तो डेल्टा p% अब निकल जाएगा बहुत आसानी से। डेल्टा p% बराबर 0.1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करते तो सबको आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 कर दिया अपन ने डिवाइड करा तो कितना आया, 0.05%। चलो कौन सा है, ए। दूसरा तरीका, रोचक जानकारी, आता ही नहीं है डिवाइड करते। अरे बेटा 0.1 के डिवाइड में क्या है, 2, तो वैल्यू तो 0.1 से क्या आएगी, छोटी, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो उससे बड़ा हो गया, ये तो आ ही नहीं सकता।
ये तो उससे भी बड़ा हो गया, ये भी आ ही नहीं सकता, तो छोटा है कौन, ए वाला, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फिनोमिना डिस्क्राइब द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमारी ज़िंदगी में जितना भूकंप नहीं आया उससे ज़्यादा भूकंप किसने मचाया, न्यूटन ने। न्यूटन ने कितने नियम दिए, बहुत सारे। न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए, पर गति के 3 नियम, मोशन से रिलेटेड कितने नियम दिए, 3, जिसमें से फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो वो हमको डिस्क्राइब करता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। वो बोलता है कि रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, मतलब विराम वस्तु काय में रहेगी, विराम में, और मोशन वाली मोशन में रहेगी, मतलब गतिशील हमेशा किस में रहेगा, गतिशील। जैसे धरती क्या है, अर्थ काय में है, मोशन में, दिन रात घुर्र 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 घूम रही है। क्यों घूम रही है, क्योंकि उसके पास क्या है, इनर्शिया। और ये हमको कौन बताता है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में, कि रेस्ट वाला रेस्ट में, मोशन वाला मोशन में, विराम वाला विराम में, गतिशील वाला गतिशील में। जड़त्व तो बोलता है कि मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगा। कौन ऐसा बोल रहा है, जड़त्व। जड़त्व माने इनर्शिया। इनर्शिया बोलता है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, पर अगर इस इनर्शिया को ब्रेक करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और फोर्स के बारे में उन्होंने सेकेंड लॉ में बताया था। कौन से लॉ में, फर्स्ट लॉ में फोर्स को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था, मतलब डेफिनेशन दे दी थी, परिभाषित किस में कर दिया था, पहले नियम में, ठीक है। और दूसरे नियम में उन्होंने इसको कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी, वैल्यू। तो अगर अगली बार पूछे कि फोर्स की डेफिनेशन कौन देता है, बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, तो वो भी कौन देता है, पहला। कौन सा, पहला, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम बोलता है कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये दूसरा सेकेंड लॉ है। और इन्होंने फंडामेंटल लॉ भी किसको माना है, सेकेंड। मूलभूत नियम 3 में से मूलभूत कितना, कौन सा है, दूसरा। तो ये अदर इंफॉर्मेशन है आपके पास में थ्योरेटिकल। देखो पहला नियम बोलता है किसके बारे में, जड़त्व। और जड़त्व को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन भी कहाँ से, परिभाषा पहले से, पर फोर्स का मान कैलकुलेट करना हो तो दूसरे से। और मूल फंडामेंटल नियम भी कौन सा है, दूसरा। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास है, किसी गतिमान कण के लिए निम्न में से कौन शून्य नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कर बेटा, मे बी जीरो, कौन सा, चलने वाले के लिए। तो पहला कौन है, विस्थापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से चालू हुआ और यहीं घूमकर कहाँ आ गया, वापस। तो अगर जहाँ से चालू करा वहीं पर वापस आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो। तो गतिशील है पर उसके लिए कौन जीरो हो सकता है, विस्थापन। दूरी और चाल उसके लिए जीरो नहीं हो सकती, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। चलो तो ये हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए वाला। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र बताइए। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, एल से। एल का फॉर्मूला होता है mv/r, और भी फार्मूला है एल का, L = I × ओमेगा। पर बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम तैयारी कहाँ कर रहे हो, PAT अपने लिए। इधर L = mv/r। L, m का डायमेंशन क्या होता है, m बड़ा। v क्या है, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी का LT-1, और r क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस माने दूरी, दूरी की विमा l। तो मेरे पास में l का हो गया m, l की पावर 2, t की पावर -2, mL2t-2, कौन सा हो गया, b वाला। देखो यहीं पर एक चीज़ याद दिलाता हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, l। वेलोसिटी की क्या है, LT-1। और एक्सेलरेशन त्वरण की क्या है, LT-2।
फोर्स की क्या है, एल टी एम एल टी माइनस टू, और वर्क एनर्जी की क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। इनके सहारे मैं किसी का भी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बना सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो इसका CGS में क्या है, सेंटीमीटर, और MKS में मीटर। यहाँ बात करूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पर डाइन, और इधर न्यूटन, नया या नया टन इसलिए न्यूटन, वर्क का इधर अर्ग, और इधर जूल। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में। चलो अगला बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक हमेशा ऋणात्मक, या तो धनात्मक या ऋणात्मक हमेशा शून्य। ध्यान देना, देखो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण बल है, हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्शन, कभी भी किसी को दूर भगाता नहीं है। मतलब सीधी बात है कि जिसको देखो उसको क्या करेगा, पास बुलाएगा। देखो न बेटा, ये अर्थ, यहाँ पर कोई वस्तु होगी किधर गिरेगी, टप टप टप, हमेशा किधर आएगी, नीचे, क्योंकि अर्थ हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो जहाँ जहाँ भी अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, काय का, अट्रैक्शन का, वहाँ पर क्या रहेगी, ऋणात्मक, मतलब ऑलवेज नेगेटिव। और गुरुत्वाकर्षण हमेशा कैसा है, आकर्षण वाला, अट्रैक्शन वाला, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगली काम की बात, सर समझ में तो आता नहीं है। अरे देखने भाई, ये एक चार्ज प्लस का क्यू, ये भी चार्ज प्लस का क्यू, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ऐसे टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, माइनस। तो क्या सिखाया, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, जहाँ पर भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और जहाँ पर भी रिपल्शन है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, और हमेशा नेगेटिव। एक और बात बता देता हूँ, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ज़ीरो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, जीरो। पर कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशन कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, और मज़ा आ जाएगा अब तो अब की बार। हाँ बेटा, इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी मूविंग स्ट्रेट लाइन इंक्रीज्ड बाय 50%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। संवेग 50% से बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा आपने से। अरे लालू, गतिज ऊर्जा में पूछा है, मोमेंटम कितने का है, 50, और किस में पूछा, गतिज ऊर्जा में, क्वेश्चन मार्क। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। गतिज ऊर्जा के एक सूत्र को हम कहते हैं 1/2 mv का वर्ग। दूसरा, गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m। अब देखो मास तो क्या है, कांस्टेंट, नियत राशि है, तो गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या हो गया, p का स्क्वायर। तो ke1 डिवाइडेड बाय ke2 बराबर p1/p2 का होल स्क्वायर। तो सर हमको p1 p2 तो दिया ही नहीं। ओ बेटा, जब भी ऐसा परसेंट वाला सवाल आए तो आपको एज्यूम करना है, इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल्स टू 100 और p2 फाइनल इक्वल्स टू 150, 150। पहले कितना था, 100, अब कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ, 50, तो नया कितना हुआ, 150। तो p1 और p2 ऐसे लाते हैं, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। ये किया तो यहाँ पर हुआ ke1 और यहाँ पर हुआ ke2, इक्वल टू में 100 डिवाइडेड बाय 150, और क्या लगाया, स्क्वायर, 2 बार और नीचे 3 बार,
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9। पर मुझे अनुपात थोड़ी ना पूछा, मुझे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर जब भी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो बेसिक फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू में 100। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा में 100। अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100 मान रखता हूँ। KE2 फाइनल, KE1 इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान, और ये भी कौन सा है, प्रारंभिक मान, गुणा में कितना है 100। आओ बच्चों वैल्यू रखें। KE2 का वैल्यू यहाँ से 9, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में चिंटू 100। 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। काइनेटिक एनर्जी 9 में से 4 गए 5, 25। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 125%। कितने परसेंट, 125%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, देखो और भैयू सुन लो, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला कहाँ से आया, तो बोले यहाँ से, ये वैल्यू के साथ में, और ये लाए यहाँ से। सर थोड़ी देर पहले में तो आपने अलग बताया था, डेल्टा KE% इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा P%। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब चेंज कितने का हो, परिवर्तन 10 या 10 से कम। यहाँ पर कितना बढ़ गया था, तो ये वाला काम नहीं करता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, संवेग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओ भैयू ये कौन है, नहीं रे बेटा, ये अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते न क्या है। अगर यहाँ पुछंडी बनाई तो ये स्पर्म बन जाएगा। तुम तो समझदार हो। अगर पुछंडी यहाँ बनाई तो रॉकेट बनेगा। तो अधूरा देख कर नहीं, ये कौन है, रॉकेट। यहाँ पर वो लगाओ यार अपनी, हैं बत्ती तो तुम दे ही दोगे। तो नीचे क्या निकलेगी, गैस। गैस किधर जाएगी, नीचे। तुम भी गैस छोड़ोगे तो किधर जाएगी, नीचे। वो ऊपर। कई के दिन अगर तुमने भयंकर अमाउंट में क्या छोड़ दी, गैस, तो गैस गई नीचे और तुम गए। तुमने भी कई बार फील किया होगा कि गैस छोड़ते थोड़ा ऊंचा हो जाते, गैस नीचे ये ऊपर। तो इसी को हम बोलें तो नीचे की तरफ mv और ऊपर की तरफ mv। तो किस पर निर्भर कर रहा है, संवेग संरक्षण के नियम पर। बस इतना अपन को ध्यान देना है कि रॉकेट किस संरक्षण पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित। जैसे बंदूक आती है, ये ऐसी बना लेते हैं यार, गुड्डू की गन। गुड्डू की गन में क्या रखी, गोली। गोली किधर जाएगी, आगे। बंदूक किधर आएगी, पीछे। तो गोली का पीछे आगे जाना और बंदूक का पीछे आना कौन समझाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी बंदर का पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मंकी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2। देखो पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी VE से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है √2gm/r। एक और होता है V इक्वल्स टू √2GE/r। V इक्वल्स टू r √8/3 πg रो। ये तीन फार्मूले हैं और तीनों फार्मूले में आप देखोगे तो ये मास ऑफ प्लेनेट है जिससे फेंक रहे हो। कौन है, मास ऑफ प्लेनेट और डेंसिटी ऑफ
प्लेनेट कहीं भी m मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब पिंड का भार नहीं है, पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। तो पिंड का द्रव्यमान नहीं है मतलब 11.2 बंदर के लिए भी होगा, चम्मच के लिए भी होगा, पत्थर के लिए भी होगा, हाथी के लिए भी होगा। तो चाहे बंदर फेंको, चाहे हाथी फेंको, चाहे चंदन फेंको, चाहे मंजन फेंको, कहीं भी फेंको, तो कितने से फेंको? 11.2 से। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आंसर कितना आएगा? 11.2। अगला प्रश्न, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 डाइन, देखो बचपन में अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, अरे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 ग्राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब 1 kg इधर रहा, ये 10 टू द पावर 3 इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 ग्राम। अब ये 3 किधर जाएगा? ऊपर। लाइफ में हर कोई कहाँ जाना चाहता है? ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगा तो सिंबल चेंज, 10 टू द पावर -3 kg इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो क्या सीखे यहाँ से? यहाँ से हम ये सीखे कि 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम है, और अगर मुझे 1 ग्राम इक्वल टू पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना, 10 टू द पावर -3 kg। अब काम की बात, हमको ध्यान रखना है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। पर देखो ना मज़ेदार बात, क्या पूछा मुझे? 1 डाइन, 1 डाइन बराबर तो 10 की घात -5 न्यूटन। इसके बाद एक और जानकारी, 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये आपके लिए होमवर्क जैसा हो गया, तो आपका क्या रहेगा? 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। तो यहाँ पर क्या है? 1 डाइन, तो 1 डाइन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान होगा? अरे क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा अधूरा है, ये यहाँ पर लिखना था g/4 होगा, g/4। एट विच डेप्थ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी? g/4। अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर से लिख देते हैं g/4, है ना। तो जब भी डेप्थ या गहराई की बात, जैसे दिल की गहराई है ना, वैसे धरती की गहराई, तो गहराई में अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है जी डी इक्वल्स टू जी इंटू 1 - d/r। ये गहराई का है बच्चों, ठीक है। गहराई में हमको मान कितना है? g/4। ये कौन है? g, ये 1, ये माइनस का d बटे में r, g से g कैंसल, 1/4 इक्वल टू 1 - d/r। साइड को क्या करें? चेंज, d/r इक्वल टू 1 - 1/4, d/r इक्वल्स टू, ले लो एलसीएम कितना? 4 एलसीएम लिया, 4 - 1, तो d/r इक्वल्स टू 3/4, तो d की वैल्यू 3/4r। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? और d क्या है यहाँ पर? गहराई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेप्थ। ये डेप्थ का होगा। और यहाँ पर g/4 कहाँ पर होगा? जहाँ पर गहराई होगी 3/4r। तो आंसर कौन सा लगाएंगे? अरे ए वाला लगा देते हैं, ख़त्म। फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? एट अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी। सरफेस, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव होगा। देखो बेटा, पृथ्वी तल पर, ये पृथ्वी, ये उसका केंद्र, और यहाँ
यहाँ पर क्या पूछा, विभव, हमने कहा हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। एक ही तो उत्तर है, तो चुक, आ गया आंसर, खत्म। अरे सी वाला आंसर है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने, नहीं सर वो कैसे। तो देखो बेटा, इसका सूत्र होता है GM/R। ये बहुत भारी पड़ेगा तुमको, क्यों, क्योंकि G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M की वैल्यू 5.96 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 10⁻3। इतना बड़ा थोड़ी ना। देखो और नया तरीका, V इक्वल्स टू -GR, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए देखते रहें। V इक्वल्स टू -GR, G की वैल्यू 10, R की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻3। देखो बेटा 3 और 3 6, तो V इक्वल टू -64 गुणा 10 की घात 6, और ये 7 वाला है, जरा दशमलव लगाओ इधर, पॉइंट -6.4 इंटू 10⁻7 जूल पर किलोग्राम। ध्यान देना, पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है W/M, फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W/M। W क्या है, कार्य है, वर्क है, और वर्क का क्या होता है, जूल, और M का वैल्यू kg, किलोग्राम। मैंने तुमको पहले ही बोला था, डायरेक्ट लगा दो, है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस्ड बाय 1%, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। तो G गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। पुरानी बात याद रहेगी तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। कैसे, G का फॉर्मूला देखा, G इक्वल्स टू GM/R²। देखो G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻²। भाई ये R था, कहाँ गया, ऊपर, तो क्या हो गया, माइनस। देखो चेंज कितने का है, 1%, और 1% का जब भी परिवर्तन होगा, 1% का परिवर्तन होगा मतलब 10 से कम। तो तरीका क्या था, डेल्टा G परसेंटेज बराबर डेल्टा M परसेंटेज। M की पावर है ही नहीं तो लगाया ही नहीं, डेल्टा G परसेंट 1%, M के मास में क्या हुआ, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम, तो G का मान 1% क्या हो गया, कम, पर किसके कारण, मास के। फिर किसकी बात आई, डेल्टा G इक्वल्स टू -2 डेल्टा R परसेंट। कहा था आपको कि पावर कहाँ आ जाएगी, सामने। अब डेल्टा G -2 इंटू 1, तो डेल्टा G परसेंटेज -2%। अब बेटा माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि अगर आपका R कम हुआ है, R कम हुआ है, तो G को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रम, उल्टा, इन्वर्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि G जो है वो 2% से बढ़ गया है, क्या कर गया है, बढ़ गया है। तो ये जो है ये 1% से घटा रहा है, और ये 2% से बढ़ा रहा है। एक आदमी मेरी जेब में 1 रुपया निकाल रहा है और 2 रुपये डाल रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे पास पैसे तो बढ़ेंगे ही। कितने बढ़ेंगे, 1। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1% से इंक्रीज्ड बाय 1%। परसेंटेज वाले सवाल आए तो इस तरह से उनको हल किया जाता है। चल अगला, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई मतलब मात्रक पूछा आपने से। मात्रक बताना हो तो पहले सूत्र लिखो, F बराबर GM1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। किसकी जानकारी चाहिए, F की। जिसको तुम चाहते हो उसको क्या करो, अकेला अकेला कर दिया, तो G इक्वल्स टू F R का वर्ग बटे M1 इंटू M2। अब G, बल का क्या, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, न्यूटन, दूरी का क्या, मीटर का स्क्वायर, पर वजन का क्या है, किलोग्राम।
किलोग्राम कितनी बार है? 2 बार, तो किलोग्राम का स्क्वायर, तो जी बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये किलोग्राम का स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। तो कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? अमंग द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की इकाई पूछी है। देखो और बेटा, सीख जाओ, बढ़िया कार्यक्रम। जिंदगी में हमारी क्या चाहिए? शक्ति। अगर शक्ति को देखेंगे तो ये होती है कार्य बटे समय। ओहो, इंग्लिश में लिखूं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। याद रखो, वर्क का क्या लिखते हैं? जूल, और टाइम का सेकेंड। जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट। और मेरे पास में अगर क्या होगी? शक्ति। क्या होगी? पावर। तो मैं दूसरों की, लोग बोलते हैं ना तेरी वाट लगा दूंगा, कब लगाएगा? जब तेरे पास क्या होगी? पावर। तो ये इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। कितना बढ़िया काम है। देखो, बढ़िया काम के साथ में देखो, 1 हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, तो इसको इक्वल टू होता 746 वाट। और आप समझो ना, जहाँ जहाँ भी शक्ति वाले आइटम बताना रहते हैं वहाँ पर घोड़े का सिंबल बना आता है। काय का? घोड़ा। तो घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स इज द सिंबल ऑफ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वोल्ट। देखो, एम्पियर किसका है? करंट का। करंट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस किसका है? प्रतिरोध का। तीसरा कौन है? वोल्ट। वोल्ट किसका है? विभव का। विभव मतलब वोल्टेज। और वाट किसका है? शक्ति का। तो चारों के मतलब भी बता दिए, और ये एक एक्स्ट्रा कहानी भी बताइए आपको। कहाँ गई रे एक्स्ट्रा? चलो बढ़े आगे, अगला प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है? अपने पास तो क्वेश्चन है, प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। इंग्लिश में है, ठीक है, हिंदी वाला बाद में आएगा। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ये यहाँ पर बॉडी थी, किधर गिर रही है? टप 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 टप, फ्री फ्री फ्री। फ्री में किधर गिरी? नीचे, रेस्ट से। तो u की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब क्या पूछा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर आई, तो वेलोसिटी यहाँ पर फाइनल कितनी हो गई? v। तो इन्होंने पूछा है कि भाई टाइम के साथ रिलेशन, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये लगा सकते हैं। अब देखो, v इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, a की जगह g लिखा और ये t, तो v इक्वल टू क्या हो गया? gt। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो आप पढ़ लो, इन्वर्सली ना बेबी, इन्वर्सली ना बेबी, डायरेक्टली यस बेबी, पर डायरेक्टली में भी क्या है? स्क्वायर, नो बेबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। डी इज द करेक्ट आंसर। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझो। समझ गए? चलो, इसी का अगला हिंदी वर्जन आपके सामने है। विराम से, तो मतलब यहाँ से, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी? 0। टप 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 टपक गया, यहाँ टपक गया, तो बोले यहाँ पर कितना वेग होगा वो बताओ। तो निकाय द्वारा अर्जित वेग, यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो पृथ्वी खींच रही है, तो a का मान g। v बराबर u प्लस AT, v बराबर 0 प्लस GT, v बराबर GT, g का मान तो क्या है? नियत। और तुमको तो सिखा कर रखा हुआ है। क्या सिखा कर रखा? कि ऐसे टाइम पर ग्राफ आ जाता तो ऐसी लाइन खींच देता अपन, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो ये 18 नंबर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ML3 T टू द पावर 0। और बेटा ये कौन है? शांता। इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। कौन सा सिटी? विस्कोसिटी। देखो इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा
आर वी, यहाँ से निकाल लो, ये ईटा ही विस्कोसिटी श्यानता है। तो एफ का क्या है, एम एल टी की पावर -2, 6 पाई का तो कुछ भी नहीं होगा, ईटा का चाहिए, आर को एल लिखा और वेलोसिटी को एल टी -1। देखो ये वाले एल से ये वाला एल कैंसल, और इसने बोला है कि भाई टी तो होना ही नहीं, और इसमें कौन कौन आ रहे हैं, टी आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। पर ईटा का अगर कैलकुलेट करें तो एम टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय ये एल बचा था, ये एल और ये टी की पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल्स टू एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। तो ये किसका हो गया, श्यानता या विस्कोसिटी का, पर मेरे क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। फिर कौन आई, डेंसिटी या घनत्व। तो डेंसिटी m बाय वी, मास का m, वॉल्यूम का l टू द पावर 3, m l टू द पावर -3। अब तो सही आंसर कौन सा हो गया, डी। अगला कौन है, संवेग। संवेग को p इक्वल टू क्या लिखते हैं, mv, मोमेंटम, m का m l t -1, ये संवेग का बन गया। आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन है, डायमेंशनलेस है, और मात्रक नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे, यूनिटलेस, और डायमेंशन नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे, विमाहीन। तो मात्रकहीन विमाहीन राशि कौन है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मास, गुण द्रव्यमान के संदर्भ में है। तो द्रव्यमान से संदर्भित गुण का नाम क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। देखो बच्चों समझा देते हैं, ये हमारे पास ईंट है और ये मेरे पास में ईंटों की दीवार है। तो यहाँ पर मास क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर मास, और यहाँ पर मास ज़्यादा। तो जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, जड़त्व। जड़त्व मतलब इनर्शिया। तो अगर मैं इसको धक्का दूँ तो मेरे लिए धक्का देना आसान नहीं है, जबकि इसको धक्का देना आसान है। तो इसके अंदर क्या है, इनर्शिया की वैल्यू कम है क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास, इसलिए इनर्शिया भी ज़्यादा। तो इसको चलाने के लिए फोर्स भी, जेसीबी बुलाकर मारूँ ना फट से टपक जाएगी। तो मास का रिलेशन किससे है, इनर्शिया से। जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पर इनर्शिया, जड़त्व भी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी से लगभग 13,000 किलोमीटर कहाँ चले गए हैं, ऊंचाई पर। उस जगह पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का नाम। और बेटा कितनी हाइट पर चले गए, तो h की वैल्यू है 13,000 किलोमीटर, है ना। और वहाँ पर मुझे गुरुत्वीय त्वरण पूछा, मतलब gh पूछा है। क्या पूछा, gh। देखो किताबों में दो फार्मूले मिलेंगे, gh इज इक्वल अपॉन g इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सही बात है, यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई कितनी दी है, 13,000, 13,000, 100-200 किलोमीटर तक का दे, 100 तक का, तो ये लगाया करो 1 - 2h/r। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लगाऊं। बड़ी ऊंचाइयों के लिए, हाई एल्टीट्यूड के लिए आपको ये वाला फार्मूला, और छोटी के लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगला प्रोग्राम देखो, रेडियस कितनी होती है, 6400। ओ बेटा 6400 के लिए थोड़ी देर के लिए, अरे थोड़ी देर के लिए इसको 6500 मानो से मज़े आ जाएंगे तुमको। कितना माना, 6500। अब क्या हुआ, 6500 तुमने मान लिया, अब फार्मूला ये वाला लगाया, तो gh/g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, ये gh, ये डिवाइडेड बाय g। ये देखो r की जगह 6500, यहाँ पर 6500 प्लस 13,000, तो
तुम समझे नहीं बात को। अगर तुम इस 6500 को डबल करोगे 13,000 तो आएगा। अरे समझ गए हो तो देखो ना कितना बढ़िया निपटाया अपन ने। h बराबर 2r है, h बराबर, अब ऐसा करेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा करेंगे तो टाइम ज़्यादा, कम टाइम में धन r डिवाइडेड बाय r प्लस 2r स्क्वायर GH बाय G r अपॉन 3r, और यहाँ पर क्या लगाया है स्क्वायर, r से r कैंसल, यहाँ क्या हो गया 1/9 GH बाई G इक्वल टू 1/9, तो GH इक्वल टू G बाय 9, G की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 9। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार ही तो डिवाइड होगा, एक के बाद में डेसिमल। 9.8 हो ही नहीं सकता, 0 हो ही नहीं सकता, ख़त्म। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले तो फार्मूला F इज इक्वल टू जी, अरे देखो भाई हिंदी वालों, ये आयामी नहीं, यहाँ विमीय सूत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विमीय सूत्र। पर क्या है कि क्वेश्चन बना इंग्लिश में, फिर उसको ट्रांसलेट करा गूगल से, और गूगल जो है डायमेंशन को क्या लिखता है आयामी, पर विमीय सूत्र होता है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। जी एक कोने में लाए, देखो रे जिसको तुम चाहते हो ना उसको कहाँ लाया करो, कोने में। कोने में मतलब उसको अकेला करो और बाकी को इधर भेजो, ये इधर गया, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, चलो बना गया f m l t माइनस 2, r का l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू m, और बेटा m से m कैंसल, जो बचा उसको लिखते हैं। ये m कहाँ गया ऊपर, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, ये l की घात 3 हो गए। बेबी बेस सेम है, और बेबी बेस सेम है तो पावर क्या हो गई ऐड, t टू द पावर -2। तो ये हो गया हमारा विमीय सूत्र। ढूंढो और बेटा 1 3 2 बी वाला है ना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के कौन से संबंध में सही नहीं है। गलती ढूंढना है, अब भी बता देंगे। जी का मान देखो भाई, ये धरती सुनहरी अंबर नीला, ये है धरती, ये उसका सेंटर, ये कौन है इक्वेटर, और इसी को हम बोलते हैं विषुवत। हमारी कक्षा में एक बालक का नाम क्या है विषु, और ये कौन है ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं पोल, नहीं हमारे यहाँ वंश है। तो जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है मिनिमम, न्यूनतम, बात सही है। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है मैक्सिमम। देखते हैं, पहली बात तो सही है। महत्तम मान ध्रुव पर होता है, महत्तम मतलब मैक्सिमम, तो दोनों का सेंटेंस क्या निकल गए करेक्ट। मैक्सिमम इक्वेटर पर नहीं, मैक्सिमम मिनिमम इक्वेटर पर और मैक्सिमम पोल पर। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज। अगर धरती की स्पीड बढ़ेगी तो रोटेशन के बारे में लिखते हैं जी डी एस इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, और ये बोल रहा है कि अगर आपने इंक्रीज करी तो इंक्रीज हो जाएगी। अरे झूठा, घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान बढ़ेगा, तो ये बात क्या है गलत। तो हमारे पास गलती सी नंबर पर मिली। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उपग्रह का परिक्रमण काल, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन।
तो अगर हम डज नॉट डिपेंड्स ऑन की तरफ बढ़े तो किस पर निर्भर नहीं करता था? आवर्तकाल का सूत्र होता टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर की घात 3 डिवाइडेड बाय जी एम, और इसको लिखते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच की घात 3 डिवाइडेड बाय जी एम। ये किसके सूत्र हैं? आवर्तकाल के। और आवर्तकाल के सूत्र में आप देखो, आपको वो छोटू वाला नहीं मिल रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान नहीं मिल रहा है। समझें? ये आपकी धरती और ये आपका छोटू जो घूम रहा है। तो मास ऑफ द सैटेलाइट जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह। तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। जबकि कक्षीय वेग पर निर्भर करता है, कक्षा की परिधि पर निर्भर करता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, पर उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये था हमारा परिक्रमण काल का सूत्र। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर गलती ढूंढना है। अभी अंग्रेजी है, इसके बाद में हिंदी। व्हेन लिफ्ट गोज डाउन, बेटा लिफ्ट जाएगी ना, तो W इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए। कब? जब लिफ्ट किधर जाए? ऊपर। W इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए। कब? लिफ्ट किधर जाए? नीचे। और अगर वायर टूट गया, केबल विल बी कट, वेट विल बी 0। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है, कैसी मोशन? यूनिफॉर्म, तो उसके वेट में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो देखो, देन द लिफ्ट गोज डाउन, नीचे जा रही है, द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज लेस। नहीं भाई, ऊपर जाएगा तो वेट क्या करेगा? बढ़ेगा। ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, क्योंकि जी के प्लस में क्या है? ए। देखो वेट का फॉर्मूला W इक्वल्स टू एम इंटू जी, ये एक्चुअल वेट है। पर लिफ्ट किधर गई? ऊपर। तो जब लिफ्ट ऊपर गई तो आपने प्लस लगाया, प्लस लगाया तो चीज़ क्या हो गई? बड़ी। तो ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेस। तो ये बात क्या है? गोज डाउन द अपरेंट वेट, तो नॉट करेक्ट ढूंढना है ना, तो यही बात तो गलत है। और गोज डाउन, और हो यार नीचे जा रही, नीचे जाएगी तो वेट क्या होगा? कम होगा। मिस्टेक। जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं? ऊपर, इसलिए नीचे दिख ही नहीं रहा है। चलो, इसलिए डाउन नहीं दिख रहा था, क्या दिख रहा था? अप। तो माइनस, माइनस से तुम भी जानते हो, माइनस करने से आइटम छोटा होता है। आइटम छोटा हुआ मतलब वेट क्या हो गया? कम। तो लिफ्ट नीचे गई तो पर्सन का वेट क्या हो गया? लॉस। 1 मिनट में वजन घटाएं, आदमी को बिठाएं और नीचे ले जाएं, हल्का लगेगा उसको, ला 10 रुपये टिकट। चलो दूसरा, केपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल सही बात है। थर्ड लॉ बोलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ये वाली बात भी क्या है? सही है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर, ना बाबू, सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल। सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल। तो ये वाला सेंटेंस ही कैसा है? इनकरेक्ट। तो सही सेंटेंस, सही आंसर कौन सा हो गया? सी। व्हेन द लिफ्ट गोज अप, अरे ऊपर जाएंगे, अब तो जाएंगे, पहले भले ही नीचे थे, पर अब कहाँ जाएंगे? ऊपर। मोर, वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस करेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। इसी का हिंदी वर्जन शायद है अगले में। लिफ्ट नीचे जाएगी तो वास्तविक आभासी भार वास्तविक से कम होगा, बिल्कुल सही बात है, हल्का लगेगा। केपलर का तृतीय नियम आवर्तकाल का नियम है, बिल्कुल सही बात। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार, नहीं भाई वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, ये वृत्त है और ये दीर्घ वृत्त है, तो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलायन वेग का मान कक्षीय वेग के मान, द एस्केप वेलोसिटी
हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gr, और दोनों के बीच में रिलेशन है अंडर रूट 2v0। मतलब कितने गुना होगा? वर्गमूल 2 गुना, वर्गमूल 2 गुना। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी वाला, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केपलर के द्वितीय नियम, सेकंड नियम के बारे में पूछ रहा है। तो सेकंड नियम जो है वो मुझे एरियल वेलोसिटी, एरिया के बारे में बताता है। क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। तो ये मुझे जानकारी कौन देता है? द्वितीय नियम। पहला नियम, फर्स्ट नियम, कक्षा की जानकारी देता है, ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट के बारे में। और तृतीय नियम जो है आवर्तकाल की जानकारी देता है, आवर्तकाल मतलब पीरियड्स। और सेकंड वाला एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रफल का नियम है। तो ये द्वितीय नियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? सेकंड रूल। साथ में मैंने फर्स्ट और थर्ड के बारे में भी बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख़त्म ही हो गए है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर शीट लगा दी है। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो फिर एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।